हेलो एवरीवन। 24 अगस्त 2024 शनिवार का दिन आप सबों का स्वागत। तो इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में जो मार्केट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग वर्ल्ड मार्केट या फिर इंडियन मार्केट की बात करें तो मार्केट जो है ऑलमोस्ट आप समझें कि हाई लेवल के आसपास में है। मार्केट जो है एक तरह से खुद को जो है एक जोन में रखे हुए है। बहुत ज़्यादा यहाँ से अभी कुछ अलग से अगर न्यूज़ आता है तो ऊपर के जाने की गुंजाइश है। वैसे भी मार्केट में अभी न्यूज़ फ्लो के हिसाब से अगर आप देखें तो एक रेट कट ड्यू है। हालांकि बहुत हद तक जो इंडिकेशंस है वो यही हैं कि रेट कट जो है अब वो प्राइस में रिफ्लेक्ट भी होना शुरू हो गया है। हो सकता है कि इवेंट के आते आते जो है ये एक बार जब ये रेट कट हो तो मार्केट जो है ऑलरेडी इन चीज़ों को डिस्काउंट कर चुका हो और रेट कट के बाद में इनिशियल में भी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है, या उससे यानी कि उस जब रेट कट अनाउंस हो तो मार्केट बढ़ने के बजाय इमीडिएटली डिप में भी जा सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक कोट बहुत ज़्यादा चलता है, दैट इज़ बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़। तो उसमें यही होता है कि जब तक न्यूज़ आ रहा होता है या रूमर मार्केट में फैला रहता है, बातें होती हैं, तब तक ऑलरेडी लोग जो हैं पोजीशंस बना के रखते हैं। स्पेशली जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो पोजीशंस बना के रखते हैं। और जब ऑलरेडी जब न्यूज़ आ चुका रहता है फैक्ट्स के तौर पे, तो जो बड़े बायर्स होते हैं जो ऑलरेडी पोजीशंस बना रखे होते हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे रहते हैं, वहाँ पे अब वो जो है अपने माल को जो है वो सेल ऑफ करके वहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल रहे होते हैं। तो वैसे केस में अगर कोई बड़ा बायर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस को ऊपर की तरफ में ले जाना वो मुश्किल होती है। सो फिलहाल ये आप समझ सकते हैं कि जो भी इंडिकेशंस है वो ये है कि रेट कट जो है सितंबर में आएगा। और रेट कट आएगा तो कितने बेसिस पॉइंट का आएगा ये एक डिस्कशन हो सकता है कि 0.25 बेसिस पॉइंट का होगा या 0.5 बेसिस पॉइंट का होगा या 1 बेसिस पॉइंट का होगा। हालांकि 1 बेसिस पॉइंट तो फिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जितने बेसिस पॉइंट का रेट कट आता है उसके हिसाब से जो है मार्केट में रिफ्लेक्शन इमीडिएट देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे एक कंसर्न ज़रूर है, या एक प्रिकॉशनरी मेजर ज़रूर सबको लेना चाहिए। वो ये है कि जैसे अभी जो है मार्केट में बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी हायर वैल्यूएशंस पे चल रहे हैं। सो अगर आप उनमें मोमेंटम के हिसाब से अगर आप प्ले कर रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छा है। लेकिन अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के इसमें फ़िलहाल के हिसाब से एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो आप ज़रूर ये देख लें कि मार्केट जो है एक सपोर्ट लेवल पे अगर आता है या फिर वो पर्टिकुलर स्टॉक अगर सपोर्ट लेवल पे आता है तो जाके अगर आप उसमें एंट्री करें तो वो बेहतर होगा। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है अगर बहुत ज़्यादा वन वे रैली कर चुका है और उसमें अगर कोई स्टॉक वन वे रैली कर चुका है और उसमें जो है आप एकदम से घुसना चाहेंगे, जो ऑलरेडी शेयर प्राइस बहुत हायर हाइप बना चुका है और आप ये सोच के कि और ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो ये थोड़ा-सा इसमें खुद को यहाँ पे रिस्ट्रेन करना है। प्रॉपर आप देख लें कि मार्केट जो है थोड़ा बहुत अगर करेक्ट होगा तो वैसे स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं उसमें बहुत जल्दी-जल्दी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। और वो एक जब तक कंसोलिडेशन लेवल पे या जब तक अपने सपोर्ट लेवल पे नहीं आता है तो वहाँ से बाइंग करना एक रिस्की हो सकता है। वैसे भी आप अगर अच्छे से अच्छे स्टॉक को भी बाई कर रहे हैं और लेकिन अगर आपका एंट्री प्राइस गलत है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ से भी प्रॉफिट बनाना मुश्किल हो सकता है। सो आपका जो एंट्री प्राइस है वो बहुत कुछ डिटरमाइन करता है। सो वैसे भी इंडियन मार्केट के लिए बोला जाता है कि इंडियन मार्केट वैल्यूएशंस वाइज जो है वो काफ़ी हायर लेवल पे चल रहे हैं। इस कारण से भी आप मतलब आप देख सकते हैं कि एफआईआईज़ का इनफ्लो जो है बेसिकली आउटफ्लोज ज़्यादा जारी है। तो वैल्यूएशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न या मैटर करता है। तो आप भी जब स्टॉक्स में अगर आप पोजीशंस बना रहे हैं तो इन सब मैट्रिक्स का देख सकते हैं, इनको आप एक ओवरव्यू में रख सकते हैं। सो आज जो है हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक कुछ डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीडीएसएल की बात करते हैं। सीडीएसएल जो है एक सिक्योरिटी डिपॉजिटरी की तरह काम करता है। तो बेसिकली जो भी हम लोग स्टॉक्स वगैरह जो परचेस करते हैं वो कहीं एक आप समझ लें कि एक तरह से वॉलेट में जाके स्टोर होता है। वो वॉलेट जो होता है वो सीडीएसएल का हो सकता है, कैम्स का हो सकता है, या किसी भी और दूसरे सिस्टम का हो सकता है। तो ये वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर सिक्योरिटी डिपॉजिटर्स में आता है। और सीडीएसएल का जो ग्रोथ है आप समझ सकते हैं कि ये डायरेक्ट लिंक्ड है नंबर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट से, डीमैट अकाउंट से। सो जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स खुलेंगे आपका सीडीएसएल जो है उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। तो अभी जो है इंडिया में डीमैट अकाउंट का या मार्केट पार्टिसिपेशन जो है ऑन राइज है और ये नंबर और भी ज़्यादा बढ़ने का
बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। चूँकि जैसे-जैसे लोग जो हैं मार्केट से अवेयर हो रहे हैं, उनका पार्टिसिपेशन धीरे-धीरे बढ़ रहा है और वैसी स्थिति में अगर डीमैट के अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे ये उम्मीद आप लगा सकते हैं कि सीडीएसएल को भी जो है वो बिज़नेस मिलेगा। सो ग्रोथ जो है आप समझ सकते हैं कि लगभग प्रेडिक्टेबल है। अगर हम लोग इसके पूरे डिस्कशन को देखें, तो इसका करंट प्राइस जो है अभी के हिसाब से 1568 के लेवल पे है, 1568 रुपीज़ का है इसका करंट प्राइस। मार्केट कैप की अगर बात करें तो ये 32,700 करोड़ के आसपास में, 32,800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 3 साल पहले ये मार्केट कैप 6,800 करोड़ के आसपास का था, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 5 टाइम्स जो है मार्केट कैप पिछले 3 साल में ये बढ़ गया है। सो एक अच्छा ग्रोथ आप कहेंगे कि बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ टाइप से ये इन्होंने दे रखा है। पी की अगर आप बात करें तो वैल्यूएशंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कॉस्टली ये आपको दिखेगा, क्योंकि 68 का पी है, जबकि सेक्टर पी जो है वो 33 के आसपास में रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका जो ग्रोथ है, अगर बुक वैल्यू इसका अगर आप देखें तो 70 का बुक वैल्यू है, फेस वैल्यू 10 रुपये का है। सो बुक वैल्यू 70 का है और करंट मार्केट प्राइस आप देखें तो 1568 का लेवल ये टच कर रहा है, यानी ऑलमोस्ट 22 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू है। सो एग्जैक्टली बहुत सस्ता स्टॉक नहीं है और ये जो है अभी अपने हायर लेवल पे आके बैठा हुआ है। ऑल टाइम हाई इसने कल के फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में लगाया है। और वैसे सीडीएसएल से रिलेटेड कुछ लोग में भी परेशान होंगे, तो एक पहले आप ये समझ लें कि सीडीएसएल जो है इन्होंने बोनस शेयर इशू किया है। सो बोनस शेयर इशू करने के वक्त में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में 10 शेयर हैं सीडीएसएल के, तो आपको 10 जैसे सीडीएसएल का जो बोनस शेयर इशू हो रहा है वो 1:1 के रेशियो में होगा, यानी अगर आपके पास में 10 शेयर हैं तो आपको 10 शेयर और जो है बोनस के तौर पे मिलेंगे, यानी टोटल शेयर आपके पास में 20 हो जाएंगे। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगा। लेकिन इस केस में क्या होता है कि प्राइस पे रिवाइज हो जाता है। आप समझे कि ऑलमोस्ट प्राइस जो है उसका आधा आपको देखने को मिल जाएगा। बोनस शेयर से कंपनी के मार्केट कैप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इस हिसाब से जैसे अब कोई किसी ने थर्सडे का मार्केट देखा होगा, थर्सडे को सीडीएसएल का प्राइस देखा होगा, तो वो 2900 के आसपास, 2900 के आसपास में रहा था। और अभी अगर कोई इसका प्राइस देखे तो 1568 का प्राइस दिखेगा, तो वो इस हिसाब से पैनिक कर जाए कि लगभग 50% करेक्ट कर गया, ऐसा नहीं है। आप ये समझे कि चूंकि उसका बोनस शेयर आ रहा है, तो बोनस शेयर के कारण से जो है प्राइस चूंकि 1:1 के रेशियो में आ रहा है, तो आप समझे कि ऑलमोस्ट हाफ जो है उसका प्राइस हो गया है। हालांकि नेट टू नेट अगर आप देखें तो इसके प्राइस को आप अगर डबल करके देखें तो इसका प्राइस जो है 3100 को क्रॉस कर चुका है। ठीक है। सो आप ये समझे कि 2800 से 3100, यानी नेट टू नेट अगर आप देखेंगे तो इसमें नेट आपको गेन देखने को मिलेगा। और बाय द वे इसका जो बोनस शेयर का जो रिकॉर्ड डेट था वो 24 अगस्त का था। तो जिन्होंने भी 24 अगस्त तक इस शेयर को होल्ड करके रखा होगा, उनको जो है इक्वल नंबर ऑफ बोनस शेयर्स आपको मिलेंगे। अगर आपने 5 शेयर होल्ड कर रखा है तो आपको 5 बोनस शेयर मिलेंगे। आपने 10 शेयर 24 अगस्त तक होल्ड करके रखा था तो आपको 10 बोनस शेयर मिलेंगे। बोनस शेयर मिलने में 2-3 दिन का समय लग सकता है, जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको पैनिक नहीं करना है। ये नहीं समझना है कि आपका जो शेयर का प्राइस था वो 50% से क्रैश कर गया, ऐसा नहीं समझना है। स्पेशली इस तरह का सिचुएशन नए मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ में देखने को मिलता है, तो आप पैनिक ना हो इस चीज़ को लेके। अच्छा, आते हैं वापस से सीडीएसएल पे। तो सीडीएसएल जो है डिविडेंड यील्ड देने वाली कंपनी है। 0.5% के लगभग का ये डिविडेंड यील्ड आपको प्रोवाइड कराते हैं। आरओई आरओसी काफ़ी बढ़िया लेवल पे है। आरओई अगर आप देखें तो 31 के लेवल को टच करता है। आरओसी 40 प्लस के लेवल को टच कर रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग हालांकि अगर आप देखें तो इसमें 15% का मात्र प्रोमोटर होल्डिंग आपको दिखेगा। एफआईआईज के पास में 14% का स्टेक है और एफआईआईज ने यहाँ से अपने जो पोजीशन है वो थोड़े कट किए हैं। अगर आप प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से अगर आप देखें तो करंट में इनका जो होल्डिंग है वो 14% के लगभग का है। डीआईआईज ने अपने होल्डिंग को बढ़ा रखा है और आज के डेट में लगभग 25% जो है वो डीआईआईज के पास में है। सेल्स ग्रोथ की अगर आप बात करें तो पिछले 10 साल में इनका जो सेल्स ग्रोथ है 25% के रेट से है और पिछले 3 साल में जो ये ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है वो 33% के लेवल पे दिख रहा है। तो सेल्स ग्रोथ और बेसिकली सेल्स ग्रोथ और आरओई
का नंबर अगर आप देखें तो ये मोर देन 30% के लेवल पे चल रहा है। तो ऐसी कंपनीज में नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है एक प्रीमियम जरूर देता है। इस कारण से आप समझें कि ये 22 मोर देन 22 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। फिर भी अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक अच्छे शेयर को भी अगर आप खराब लेवल पे बाई करते हैं तो वहाँ से प्रॉफिट बनाना मुश्किल हो सकता है। मार्केट जो है अभी चूंकि तेज है, अपने लेवल पे चीज़ों को मेंटेन कर रहा है, और न्यूज़ जो है मार्केट में ये भी है कि लिक्विडिटी रश होगा रेट कट के साथ ही। सो इन सब न्यूज़ के कारण से भी मार्केट में जो है इस स्टॉक में रैली देखने को काफ़ी ज़्यादा मिली। तो प्रेडिक्टेबल ग्रोथ रेट है इसका। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें सेल्स ग्रोथ बढ़िया है, ग्रोथ रेट बढ़िया है। इसके अलावा ROE ROC के लेवल्स भी अच्छे हैं। सो इस हिसाब से जो है CDSL आप एक अच्छी कंपनी के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगेन वैल्यूएशंस का कंसर्न जरूर है यहाँ पे। इसके अलावा दूसरे न्यूज़ पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखें तो एक न्यूज़ आ रहा था कि सेबी ने जो है अनिल अंबानी को बैन किया है। अनिल अंबानी ऑलरेडी 2020 में जो है इन्होंने खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन सेबी ने अनिल अंबानी को अभी जो बैन किया है वो फंड डाइवर्जन को लेके इन्होंने बैन किया है। और अनिल अंबानी इसके अलावा 24 अदर एंटिटीज़ हैं जिनको 5 साल के लिए बैन किया गया है। और ये जो अदर एंटिटीज़ हैं ये अदर ऑफिशियल्स हैं रिलायंस होम फाइनेंस से, जहाँ पे फंड डाइवर्जन का मामला जो है वो रेज हुआ था। सो इसके अलावा अनिल अंबानी पे 25 करोड़ का पेनाल्टी भी लगाया गया है। रिलायंस होम फाइनेंस पे भी जो है 6 लाख का फाइन लगाया गया है सेबी की तरफ से, और इनको 6 महीने के लिए बार किया गया है। सो अनिल अंबानी और 24 अदर एंटिटीज़ जहाँ पे इंक्लूडिंग ऑफिशियल्स ऑफ रिलायंस होम फाइनेंस, उनको 5 साल के लिए बार किया गया है मार्केट से। इसके अलावा अनिल अंबानी को 25 करोड़ का फाइन लगा, रिलायंस होम फाइनेंस को 6 लाख का फाइन लगा, 6 महीने के लिए बार किया गया। सो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि सेबी जो है अपने स्किल सेट के साथ में काम करते हुए नज़र आती है, और अगर कोई कल्प्रिट नज़र आता है तो वो अपने जो है अपने लेवल से ज़रूर कार्रवाई कर रही होती हैं। तो विथ टाइम जो है टेक्नोलॉजी के पेनिट्रेशन के साथ में सेबी जो है अपने स्किल्स को ज़रूर इम्प्रूव कर रही है, और इन सब न्यूज़ से ज़रूर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मार्केट को मिलता है कि अगर कोई यहाँ पे गड़बड़ करेगा तो फिर वो बचेगा नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो। अनिल अंबानी वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में पहले कभी आया करते थे, लेकिन 2020 में इन्होंने खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया था। सो एनीवे बैंकरप्ट होने के बाद में इनके पर्सनल एसेट्स वगैरह तो वो अलग हो जाते हैं। ये ऑफिशियल लेवल पे या फिर जो बाकी सारे लेवल्स पे हैं, ये बैंकरप्ट खुद को कंपनी के लेवल पे डिक्लेयर कर चुके थे। अब हम लोग एक दूसरे स्टॉक के बारे में डिस्कशन करते हैं, नायका। नायका के लिए अगर आप देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 60,000 करोड़ के आसपास का है। इनका जो लेवल है पी वगैरह के वैल्यूएशंस के हिसाब से देखें तो एग्जॉर्बिटेंटली हायर लेवल पे इनका पी आपको देखने को मिलेगा। 1557 का पी है, जबकि जो इस सेगमेंट में नायका के सेगमेंट में जो इंडस्ट्री का पी अगर आप देखें तो 53.8 लेवल का है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत महंगा स्टॉक वैल्यूएशंस के लेवल पे आपको दिख रहा होता है। बुक वैल्यू 4.42 टाइम्स का है, फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपये का है। सो डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं है। सेल्स ग्रोथ हालांकि काफ़ी इंप्रेसिव है, 38% का सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का है। पिछले 5 साल का एवरेज अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो 42% का है। डेट टू इक्विटी अगर आप देखें तो 0.77 के लगभग का है, यानी यहाँ पे डेट है, कंपनी के ऊपर में कर्ज है। प्रोमोटर होल्डिंग 52% का है, FIIs होल्डिंग 10.5% का है, DIIs होल्डिंग जो है 18% का है। हालांकि ये जो स्टॉक है ये नीचे के लेवल से रिवाइवल इसमें देखने को मिला है, लेकिन वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें और बाकी सारे पैरामीटर्स की बात करें तो ये इतने हाई वैल्यूएशंस के हिसाब से अगर आप कंपनी को परचेस करते हैं तो वहाँ से प्रॉफिट निकालने के हिसाब से आपको सोचना पड़ता है। सो आप इसमें मोमेंटम प्ले के हिसाब से देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे जो भी मतलब डिस्कशन किया जा रहा है वो कोई
रिकमेंडेशन या फिर इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के हिसाब से नहीं है। हम लोग जस्ट मार्केट में किस तरह से स्टॉक का एनालिसिस हम एक इंडिविजुअल के तौर पे हम लोग कर सकते हैं, जस्ट ये एजुकेशनल पर्पस के लिए ये पूरा डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पे कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई बाइंग या सेलिंग का डिसीजन लेते हैं तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। सो ये सारा सिचुएशन है। अभी जो है मार्केट तो क्लोज रहेगा, सोमवार के दिन मार्केट ओपन होगा, सोमवार 26 अगस्त का दिन होगा। और जन्माष्टमी भी जो है वो सोमवार के दिन जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। हालांकि मार्केट में जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होती है, सो मंडे जो है हमारा मार्केट हॉलीडे नहीं है, मंडे को मार्केट ओपन रहेगा। सो देखते हैं कि मार्केट किस तरह से आगे आने वाले समय में रहता है। सो अगर आपको ये कंटेंट यूज़फुल लगा है, वैल्यूएबल लगा है, तो आप इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।